हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है ट्रैक्शन सिस्टम मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कह सकते हैं और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हमने पढ़ा है स्टीम इंजन के बारे में और डीजल ड्राइव कह लीजिए या डीजल इंजन के बारे में। क्लियर है यहाँ तक आपको, है ना? उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है इसके पहले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जा करके आप वो लेक्चर देखें ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है वह जनरली कह लीजिए कि 2-3 टाइप में हम लोग बताए थे। अब उसमें भी हमने 2 प्रकार का बताए थे जनरली, जिसमें कि मैंने बताया था कि एक टाइप है जो कि सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है, जिसमें कि हम लोग बैटरी ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं और डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। और फिर दूसरा टाइप होता है जिसमें कि डायरेक्टली हम लोग किसी सबस्टेशन से सप्लाई रिसीव करते हैं और उस सप्लाई को हम लोग मोटर तक पहुंचाते हैं, है ना। बीच में और भी अलग अलग कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ट्रांसफार्मर होता है, फिर उसी में आपका रेक्टिफायर हो जाएगा, फिर फिल्टरिंग सर्किट होता है। इन सब का इस्तेमाल करके हम टिल ट्रैक्शन मोटर तक सप्लाई को पहुँचाते हैं, ठीक। अब इस दोनों प्रकार में हमने डिस्कस किया है डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में या डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में। ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आपने अगर नहीं देखा तो पहले जाकर के उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, राइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में, ठीक है, जो कि दूसरा प्रकार था जिसमें कि हम किसी भी सबस्टेशन से डायरेक्टली कह लीजिए कि सप्लाई टैप करते हैं या फिर रिसीव करते हैं इंजन के लिए, है ना। कैसे करते हैं इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम डीजल इलेक्ट्रिक तो पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंजन में क्या होता है कि आपके पास एक ओवरहेड स्ट्रक्चर बना होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारे डिफरेंट आप देखे होंगे, अभी तो लेटेस्ट में यही चल रहा है कि जितने भी इंजन होते हैं आप उसमें देखे होंगे कि एक पेंटोग्राफ टाइप से बना होता है, मतलब एक छतरी टाइप से ऐसा बोल लेते हैं हम, ठीक है ना। जो कि छतरी होता नहीं है, उसको टेक्निकली आप बोल सकते हैं पेंटोग्राफ, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उस पेंटोग्राफ के मदद से जो है इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट किया जाता है, राइट। बहुत ट्रैक बिछा दिया जाता है और ट्रैक बिछाने के दौरान में आप देखते होंगे अलग अलग पोल, जिसको कि मास्ट कहा जाता है, खड़ा कर दिया जाता है या इरेक्ट कर दिया जाता है और उसी के ऊपर आप देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर को लगा करके बीच में आपका कंडक्टर बिछाया जाता है मतलब स्ट्रिंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए, है ना, अलग अलग सपोर्ट के माध्यम से। और उसी कंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को रिसीव करते हैं थ्रू द डिफरेंट सब स्टेशन। पढ़ेंगे सबके बारे में, यूनिट 1 में हम लोग अलग अलग सब स्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है ना। तो लेकिन पहले हम लोग सीख लेते हैं अभी इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक ड्राइव आप कह लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव देखिए, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द लोकोमोटिव इज ड्रिवन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम में, हालांकि आपने डीजल इलेक्ट्रिक इंजन में भी पढ़ा है कि वहां पे भी मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, या किया जाता है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो करंटली आप इसमें भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी हमारा जो ट्रैक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है तो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकोमोटिव को ड्राइव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब वह इलेक्ट्रिक मोटर कौन कौन सा हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग विशेष करके चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। तो ऐसे में आपको बता दूं कि डीसी सीरीज मोटर यूज किया जाता है क्योंकि उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ डीसी ही यूज किया जाए, ठीक है। एसी सीरीज मोटर भी सिंगल फेज में, ठीक, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप कह लीजिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल यहाँ पे अब करने लगे हैं हम लोग, ठीक है। तो तीनों प्रकार के मोटर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ऐसे आगे हम लोग और भी अलग अलग प्रकार के ट्रैक्शन मोटर के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे।
यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया है आइदर डीसी सीरीज मोटर और सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये तीनों प्रकार के यूज किए जाते हैं। बट मोस्टली आप देखेंगे ना तो आपको डीसी सीरीज मोटर मिलेगा। आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछा जाता है कि ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सा मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो डेफिनेटली आप डीसी सीरीज मोटर ही बताएंगे क्योंकि आपके ऑप्शन में ये अवेलेबल रहेगा और यही आंसर वो करेक्ट भी मानता है। हालांकि हम लोग और भी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक मोटर विच रिसीव इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अ सुटेबल प्लेस्ड सब स्टेशन। क्या बताए थे, अलग अलग लोकेशन कह लीजिए, अलग अलग जगहों पे सब स्टेशन बनाया जाता है जहां से कि इलेक्ट्रिसिटी को आप फीड करते हैं थ्रू दी कंडक्टर। कंडक्टर के माध्यम से आप क्या करते हैं, सप्लाई को भेजते हैं, है ना। तो अलग अलग सब स्टेशन से भेजा जाता है और उसी कंडक्टर के माध्यम से कह लीजिए हम लोग पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं और पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करके करंट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं या सप्लाई को रिसीव करते हैं, ठीक है। किसमें, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इंजन में, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सा होता है, तो एग्जाम्पल में आपका रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि आप देख रहे हैं लेटेस्ट में। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रामबेस। ट्रामबेस भी आपका पैसेंजर के लिए ही यूज किया जाता है, उसमें भी ओवरहेड कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम स्पीड रहता है उसका, जैसे कलकत्ता वगैरह में आप देखे होंगे या मुंबई वगैरह में भी ट्रामबेस चलता है, शायद मैंने भी नहीं देखा, लेकिन कोलकाता में कह लीजिए, कलकत्ता में तो मैंने भी देखा है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रामबेस है, आपके रोड पर ही कह लीजिए ट्रैक बना दिया जाता है, ठीक है ना, और ऊपर सप्लाई रहता है, कंडक्टर बिछाया रहता है ऊपर से ही, मतलब लटकाया हुआ रहता है और वहां से सप्लाई को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप कह लीजिए फिर अगला है आपका ट्रॉली बस। ट्रॉली बस आपका नॉर्मल जो बस होता है वही बस हमारा ट्रॉली बस कहलाता है, बट अंतर ये रहता है कि उसमें हम लोग ओवरहेड कंडक्टर के द्वारा सप्लाई को रिसीव करते हैं, जो कि आप एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि सवारी के अलावे अलग अलग बहुत हैवी सामान को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ट्रक टाइप से ही बना रहता है, ऐसा मान लीजिए आप, है ना, ट्रक टाइप से ही बना रहता है ट्रॉली बस भी, उसमें लेकिन आपका सप्लाई के लिए पेंटोग्राफ बनाया जाता है और उस पेंटोग्राफ की मदद से हम लोग सप्लाई को रिसीव करते हैं। यहाँ पे हमारा डीजल वगैरह कह लीजिए कि यूज नहीं होता है, बताएंगे आगे हम लोग इसके बारे में, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देकर चलेंगे कि एक्चुअली में यह क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो जब हम इलेक्ट्रिक इंजन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो अलग अलग कंपोनेंट हमारा यूज किया जाता है। जैसे कि बात किया जाए पेंटोग्राफ, मैं आपको बताऊंगा अभी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम के मदद से मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समझेंगे इस चीज को, ठीक है, डेफिनेटली समझेंगे। और अगर मान लीजिए कभी आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व नहीं किया होगा इस चीज को, तो आगे जब कभी आप देखेंगे ना तो उस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि अच्छा ये हमने पढ़ा था। और डेफिनेटली बहुत सारा चीज आपको जब आप ट्रैवल कर रहे होते होंगे ट्रेन में ना तो आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। तो एटलीस्ट जो बाहर से विजुअल है, जो कि देखा जा सकता है, उस चीज को तो आप एटलीस्ट ऑब्जर्व कर ही सकते हैं और उसे मतलब तो ऐसा कहिए कि आप ऑब्जर्व जब कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। बहुत सारा चीज होगा जो कि आप नहीं जान रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं कि उसका अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो आप एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा, ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिएगा या फिर नंबर है तो आप नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। डेफिनेटली अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा उसके बारे में कि वह क्या है, राइट, उसका क्या काम है, आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो अलग अलग में हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। जैसे कि देखिए आपके पास ये एक छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एग्जाम में अगर आता है तो आपको यही डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। आप यही डायग्राम बनाइएगा, भी आसान है बनाना इलेक्ट्रिक इंजन के लिए, ठीक है ना। इसको या प्रेफर कीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको ही बनाना है। बाद में ये मत बोलिएगा सर पता नहीं चलता है कि कौन सा डायग्राम हम बनाएं, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि इस डायग्राम को आपको क्या करना है, बनाना है। चाहे एग्जाम में भी लिखने आ जाए, सेमेस्टर वगैरह में लिखने आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो वहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाइएगा तो अच्छे मार्क्स भी मिलने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें देखिए आपको कुछ इस शेप में आपका इंजन होता है, ठीक है ना, कुछ इसी शेप में आपको दिखेगा इंजन। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये आपको विजुअल नहीं होगा। जब आप अंदर घुसेंगे, कह लीजिए इंजन के अंदर जाएंगे ना, तब आपको ये सब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। लेकिन जो बाहर से देखा जा सकता है वो तो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ये हमारा ओवरहेड कंडक्टर हो गया, क्या हो गया, ओवरहेड कंडक्टर।
आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ये जनरली आप देखेंगे ना तो कुछ इस शेप में बना रहता है, एक तो रहता ही है और एक ऐसा करके बना रहता है और बीच बीच में आपका कुछ ऐसा करके आपका बना हुआ रहेगा। आप ध्यान से अब कभी आपको देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा दो कंडक्टर इस प्रकार से कुछ बिछा हुआ रहता है जिसको कि हम बोलते हैं कैटनरी। अब कैटनरी में भी दो होता है, ये हमारा होता है एक्सिलरी कैटनरी बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्सिलरी कैटनरी। और इसको हम लोग बोलते हैं मेन कॉन्टैक्ट वायर, है ना। क्या होता है? मेन कॉन्टैक्ट वायर। और ये होता है मेरा एक्सिलरी कैटनरी भी बोलते हैं या मेन कैटनरी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम दोनों को कैटनरी ही बोलते हैं। और ये बीच में जो होता है ये कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? ड्रॉपर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी बात होगी कि सर किसमें सप्लाई रहता है। तो देखिए सप्लाई इसमें भी रहता है और सप्लाई इसमें भी रहता है। तो मतलब कह लीजिए कि करंट या वोल्टेज आप जो बात करते हैं वो दोनों वायर में या दोनों मतलब कंडक्टर में रहता है। कितना रहता है? तो जनरली रहता है 25 किलो वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, है ना। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। हालांकि अभी तो यही यूज हो रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार के भी हम सप्लाई यूज करते थे, अलग फ्रीक्वेंसी रहता था। 16 पूर्णांक कह लीजिए 2/3 ये भी फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते थे। 25 हर्ट्ज भी यूज करते थे, बट करंटली हम लोग क्या कर रहे हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। 25 किलो वोल्ट सप्लाई हम यूज करते हैं, वह भी हमारा कौन सा? सिंगल फेज रहता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चला। ऐसे इसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा बना हुआ रहता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, कौन से मटेरियल का होता है, ये सब हम ओवरहेड इक्विपमेंट में पढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा ओवरहेड कंडक्टर कह लीजिए, जिसको कि कैटेनरी वायर कह रहे हैं, जिसमें कि सप्लाई होता है और उसी कंडक्टर से हम जो इंजन होता है वह सप्लाई को रिसीव करता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का ये बना हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं पेंटोग्राफ। हालांकि यहाँ से ये कंप्लीट हमारा पेंटोग्राफ में ही आता है ना। इसके मतलब ये कंप्लीट हम बात करें तो ये हमारा क्या है? पेंटोग्राफ है। अब इसमें आपका कुछ इस प्रकार का शेप बनाया जाता है कह लीजिए, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे ओवरहेड इक्विपमेंट में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली टाइप पेंटोग्राफ, ठीक है। पेंटोग्राफ ही नाम देता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो होता है आप देखोगे जब इंजन पे देखोगे तो वो पूरा कंप्रेस्ड होकर रखा भी जाता है और फिर धीरे धीरे वो क्या होता है? उठता भी है, कुछ इस प्रकार से, है ना। इसमें एयर प्रेशर का मदद लिया जाता है ताकि वह एयर प्रेशर की मदद से ऊपर आए और फिर नीचे अपने वापस ओरिजिनल पोजिशन पे चला जाए, ठीक है। ये आपका उठेगा, जैसे उठेगा ये आपका कॉन्टैक्ट वायर में टच करेगा और उसके बाद आपका सप्लाई डायरेक्टली क्या होता है? कलेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन में करंट रहता है जब यह वोल्टेज कह लीजिए कि यह कंडक्टर में टच किया हुआ रहता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे रहता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पेंटोग्राफ होता है उसका काम होता है क्या? जो सप्लाई होता है उसको रिसीव करके मोटर तक भेजना भाया डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन में भी, या यहाँ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे ओवरहेड इक्विपमेंट में। सर्किट ब्रेकर जो होता है एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो कि अलग अलग इक्विपमेंट को फ्रॉम फॉल्ट कह लीजिए या डैमेज होने से क्या करता है? बचाता है, ठीक ना। हाई करंट हो जाए या हाई वोल्टेज हो जाए या लो वोल्टेज हो जाए, लो करंट होने लगे, तो इन सब सिचुएशन में सर्किट ब्रेकर क्या होता है? उनसे जो भी कंपोनेंट कनेक्ट किया हुआ रहता है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली दो प्रकार के सर्किट ब्रेकर का मैं नाम बता रहा हूँ। हालांकि हम तीनों चारों यूज करते हैं, लेकिन जब यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग मेनली दो प्रकार के सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ऑप्शन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है तो आप एयर सर्किट ब्रेकर ही ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट बुक में आपका एयर सर्किट ब्रेकर ही दे रखा है। लेकिन इसके साथ में हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जब सबस्टेशन की बात करेंगे तो वहां पे भी हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, अलॉन्ग विद दैट SF6 सर्किट ब्रेकर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एयर सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है सेमेस्टर के लिए भी और आगे एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सवाल आपका पूछता है। तो क्या होता है? यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ पे आ जाइए, यह है हमारा ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है क्यों? वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए। क्लियर है आपका? तो यहाँ पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है? वोल्टेज को डाउन करता है। जो 25 किलो वोल्ट होता है उसको वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि हमें सिंगल फेज वोल्टेज की आवश्यकता होती है।
अगर आप 3 फेज में भी यूज करते हैं तो 3600 वोल्ट तक, मतलब 3.6 किलो वोल्ट तक आप यूज करते हैं, ना कि आप 25 किलो वोल्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है, मतलब वोल्टेज के लेवल को कम करना है। फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो हाई वोल्टेज को लो कर देता है। इसके साथ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर विथ ऑन लोड टैप चेंजर लिखा हुआ है ना। इस चीज को देखिएगा, ट्रांसफार्मर विथ ऑन लोड टैप चेंजर। होप सो आपने जब मशीन पढ़ा होगा तो उसमें ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे कि ट्रांसफार्मर में जनरली 2 प्रकार के टैप चेंजर यूज किए जाते हैं। इसमें एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर और दूसरा होता है ऑफ लोड टैप चेंजर, ठीक है, जो कि सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को वैरी करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे भी हमारा काम वही है। जो टैप चेंजर है वह क्या करता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है। वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करेगा, तो जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा उतना ही हम वोल्टेज यहाँ पे उस हिसाब, जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग हमारा क्या है, टैपिंग बना हुआ है। ये अगर यहाँ कनेक्ट रहेगा, यहाँ कनेक्ट रहेगा, ऐसे करके अलग अलग जगहों पे कनेक्ट किया जाता है, जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ टैप जो होता है या नंबर ऑफ टर्न जो होता है ट्रांसफार्मर में, वह चेंज होने लगता है। देखिए ऑनलाइन सब ऑन लोड पे ही चेंज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको ऑफ किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे ऑफ लोड टैप चेंजर की बात करेंगे तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर को ऑफ करते हैं, उसके बाद हम उसके टैप को चेंज करते हैं। लेकिन ऑन लोड टैप चेंजर में हमें ये सब ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब लोड इस पे दिया रहेगा तब उसी टाइम पे भी आप क्या कर सकते हैं, लोड को चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, ऐसे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये अलग अलग देखो टैपिंग बना हुआ है यहाँ, है ना, अलग अलग टैपिंग बना हुआ है। और इसी टैपिंग के मदद से आप क्या करोगे, ये जो हमारा टैपिंग है अगर यहाँ कनेक्ट रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप ऐसे जहाँ पे भी कनेक्ट करोगे उस सिचुएशन में आप देखोगे कि जो रेसिस्टेंस होता है कह लीजिए, या नंबर ऑफ अ टर्न चेंज होता है। और जैसे ही नंबर ऑफ अ टर्न चेंज होगा तो आपको भी पता है कि जो वोल्टेज होगा वह भी चेंज होगा। सही है यहाँ तक। हाँ, जब वोल्टेज चेंज होगा तो आप जानते हैं कि इसमें मोटर लगा हुआ रहेगा, तो वोल्टेज चेंज होने की वजह से मोटर के स्पीड पे भी प्रभाव पड़ेगा। सो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं, या फिर मोटर को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग टैप चेंजर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया है एक रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर ऑलरेडी मैंने बताया है, तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक। और उस डीसी सप्लाई को हम लोग कहाँ भेजेंगे, मोटर पे भेजेंगे। अलग अलग प्रकार का जो है हमारा रेक्टिफायर यहाँ पे यूज होता है। रोटरी रेक्टिफायर भी यूज किया जा सकता है, या फिर मर्करी आर्क रेक्टिफायर यूज किया जाता है। इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जानना है कि ये रेक्टिफायर क्या होता है। ऑलरेडी आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके होंगे रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग देखो यहाँ से जो रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलेगा, है ना, जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिलेगा वो हमारा स्मूथ नहीं होगा, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पल्सेशन रहेगा, है ना, जिसको कि आप कहते हो अनवांटेड, अनवांछित, हमें नहीं जरूरत होता है वैसे सप्लाई की, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पल्सेशन रहेगा, है ना। उस पल्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब हमें जो डीसी चाहिए वह थोड़ा स्मूथ डीसी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टरिंग और स्मूथिंग चौक लगाते हैं। एक तरह से मैं बोल दूं तो फिल्टरिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। फिल्टरिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो ऑब्टेन्ड डीसी होता है फ्रॉम द रेक्टिफायर, उसको क्या करेगा, ये स्मूथन करेगा, मतलब फिल्टर कर देगा। और यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो फिल्टर्ड डीसी मिलेगा। क्या मिलेगा, फिल्टर्ड डीसी। यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमको जो मतलब रिक्वायर्ड कह लीजिए एक तरह से, या बढ़िया क्वालिटी का डीसी पावर हमको यहाँ पे, या डीसी वोल्टेज ऑब्टेन्ड होगा। अब यहाँ से अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आपका कनेक्ट किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मोटर पे, ठीक ना। ये हमारा क्या है, मोटर है, और ये हमारा क्या है, मोटर है, जो कि कौन सा मोटर होगा, डीसी सीरीज मोटर होगा, ठीक है। अब आपसे सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जो मोटर होता है वह कहाँ पे प्लेस्ड किया रहता है, तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि वह कहाँ पे प्लेस्ड किया रहेगा। वह जो मोटर होगा वो जो व्हील होता है, व्हील के एक्सल पे प्लेस किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, व्हील हो गया, ये हमारा क्या हो गया, व्हील हो गया। और इसमें हमारा ये कुछ देखो, एक उधर होगा, उस साइड में भी होगा, एक उस साइड में भी होगा, जिसको कि हम बोगी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे बीच में आप देखिए ये मोटर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे आपका मोटर रखा हुआ है। तो जो डीसी सप्लाई ऑब्टेन्ड हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, आप एक मिनट, एक चीज
ध्यान से देखिए, है ना, ये हमारा क्या है, ट्रैक्शन मोटर है, और ये भी हमारा क्या है, ट्रैक्शन मोटर है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अभी ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई मिल गया। ट्रैक्शन मोटर हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करेगा और फिर मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, रोटेशन। उसी रोटेशन उसमें हम क्या करते हैं, उस मोटर को गियर के मदद से व्हील से कनेक्ट कर देते हैं। जब मोटर हमारा रोटेट करना आरंभ करता है या स्टार्ट करता है तो फिर हमारा जो व्हील होता है वह व्हील भी क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे व्हील रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ट्रेन में पूरा का पूरा क्या होगा, मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक इंजन। समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार बस इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आप भी एक बार ढंग से सुनिएगा, आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ओवरहेड कंडक्टर, यहाँ पे क्या रहेगा, अलग अलग सबस्टेशन से सप्लाई आएगा जो कि पेंटोग्राफ के मदद से हम क्या करेंगे, इंजन में प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये हमारा पेंटोग्राफ हो गया ओवरऑल यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है, इसके थ्रू होकर के हमें कहाँ मिलेगा, ट्रांसफार्मर में। यहाँ से 25 किलो वोल्ट तक यहाँ मिलेगा, है ना, 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज, राइट। यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, डाउन हो जाएगा। वोल्टेज को हम वोल्टेज के लेवल को डाउन करते हैं, मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। फिर हम रेक्टिफायर में भेजते हैं, रेक्टिफायर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम फिल्टर में भेजते हैं, फिल्टर क्या करता है, हमारा जो पल्स होता है डीसी में उसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, मतलब एक तरह से कहिए उसको रिमूव करेगा, है ना, फिल्टर कर देगा। और उस डीसी को हम लोग कहाँ पे भेज देते हैं, ट्रैक्शन मोटर पे। ट्रैक्शन मोटर पे भेजने के बाद हमारा क्या हो जाता है, मोटर हमारा ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब मोटर में जो उसके आउटपुट में अगर आप शाफ्ट लगाते हैं या फिर उसके आउटपुट में हम लोग गियर के मदद से व्हील को कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब जब मोटर रोटेट करेगा तो उसका व्हील भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। एंड हेंस ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेन में भी हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। या फिर आप कहिए कि इंजन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आपका सही है कि इंजन में हमारा क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके इसको देख लेते हैं कि देखिए अभी मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर सिंगल फेज सप्लाई हम लेते हैं तो इसका सर्किट कैसे कंप्लीट होता होगा। डेफिनेटली, है ना, कि अगर मान लीजिए ऊपर से हम एक ही, क्योंकि आप भी जानते हैं घर में अभी अगर आपके पास सिंगल फेज रहता है, आप घर में यूज करते होंगे बल्ब या फिर फैन वगैरह ऑपरेट करने के लिए या फिर किसी भी लोड का इस्तेमाल घर में करते हैं जनरली लाइटिंग पर्पस के लिए, है ना। मैं मतलब मोटर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सिंगल फेज मोटर होगा तब वहाँ पे भी आप वही सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वायर रहता होगा, वहाँ पे आप लोग दो वायर टैप करते होंगे, एक फेज या फिर न्यूट्रल। अगर आप लोग न्यूट्रल टैप नहीं करते हैं तो आप अर्थिंग्स के द्वारा सर्किट को कंप्लीट कराते हैं। तो अर्थिंग के द्वारा आप सर्किट को कंप्लीट कराते हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग दो वायर का इस्तेमाल तो किए ही किए हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग एक ही वायर ला रहे हैं, जो कि मैंने क्या बताया था कि यहाँ से आप लोग लेते हो और इससे आप लोग क्या करते हो, सप्लाई को रिसीव करते हो। ऐसा तो नहीं है कि इसको भी आप कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे बात को। तो फिर इसका सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, तो सर्किट जो होता है ना इसका कंप्लीट होगा कंडक्टर जो नीचे मतलब जो रेल रहता है, मतलब ट्रैक जो रहता है उससे कंप्लीट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये सब स्टेशन बनाए हुए हैं यहाँ पे, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको जहां से देखना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सब स्टेशन से आया, इसके बारे में हम ऊपर बाद में चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे सब स्टेशन के बारे में तब। ये हमारा हो गया 25 किलो वोल्ट का, ये 25 किलो वोल्ट का हमारा हो गया सिंगल फेज 50 हर्ट्ज। ये हमारा मेन कॉन्टैक्ट वायर हो गया, या कॉन्टैक्ट वायर हम कह दे रहे हैं इसको, ठीक है, कॉन्टैक्ट वायर हो गया, जिसमें कि हमारा 25 किलो वोल्ट सप्लाई रहेगा। अब यहाँ पे ठीक से देखिए, ये हमारा पेंटोग्राफ है, यहाँ से सप्लाई यहाँ कनेक्ट होगा, कनेक्ट होकर के ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें हमारा सारा लगा हुआ है ऑलरेडी, ट्रांसफार्मर हो गया या फिर रेक्टिफायर हो गया, फिल्टरिंग सर्किट हो गया, ये सब लगा हुआ है, मोटर हो गया, वहाँ तक हमारा सप्लाई जाएगा। एंड देन यहाँ से सप्लाई जाने के बाद ये जो ट्रैक है ना, ये ये जो व्हील है, ये व्हील हमारा किससे कनेक्ट है, ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हील यहाँ पे ऐसे करके ये किससे कनेक्ट में है, तो ट्रैक से कनेक्ट है, जिसको कि आप पटरी बोलते हो। तो पटरी ही इसका सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम रेल भी कहते हैं, तो रिटर्न रेल कह सकते हो आप इसको। तो ये व्हील से के द्वारा होते हुए हमारा यहाँ से ऐसे करके क्या होता है कि सप्लाई हमारा पूरा होता है, यहाँ से ऐसे सप्लाई जाता है और फिर वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई हमारा वापस चला जाता है। अगर मान लीजिए ये हमारा सप्लाई यहाँ से नहीं जाएगा तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, तो सप्लाई आएगा ही नहीं, ये कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो आपसे सवाल जब पूछा जाएगा कि इसका सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, तो डेफिनेटली आपको आंसर क्या करना है, उसके पटरी के द्वारा या फिर रेल
रेल उसको आप कह सकते हैं, रिटर्निंग रेल के द्वारा ही उसको पूरा किया जाता है। जैसे इसमें भी देखिए बताया गया है, हम बताएंगे आपको यहाँ पे जैसे बूस्टर ट्रांसफार्मर वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, आगे चर्चा करेंगे हम, बट अभी हम इसके बारे में नहीं देख रहे। यहाँ से देखिए ये कुछ इस तरह से सप्लाई आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ जा रहा है, यहाँ पे हम इंसुलेटेड ओवरलैप का यूज किए हैं, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे देखिए आएगा, समझ लीजिएगा, पेंटोग्राफ के द्वारा ऐसे सप्लाई यहाँ आया, यहाँ आएगा, पूरा आया, और ये ट्रैक के द्वारा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इस पटरी पे आ गया, ये हमारा पटरी है, ठीक है ना, इसी पे ट्रेन रन कर रहा होगा, ये हो गया। यहाँ से देखिए सप्लाई ऐसे करके ऐसे वापस ये करके फिर यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हमारा सर्किट को क्या होता है, कंप्लीट किया जाता है, करंट को फ्लो कराने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमारा जो सप्लाई हो वो इजीली रिसीव हो सके और वापस रिटर्न हो सके, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि सर्किट कैसे कंप्लीट होता है ना। तो कैसे कंप्लीट होता है, तो उसके ट्रैक के द्वारा, या फिर उसको हम लोग रिटर्न रेल भी कहते हैं, ठीक। चल आइए, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख रहे थे। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है आपको फिगर में बताया गया, वो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके नीचे से आप लिखना आरंभ कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा। इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स, बस जो जो उसमें यूज किया आपने, मैं उसी चीज को लिख रहा हूँ, है ना। जैसे कि हम यूज किए हैं क्या, कैटनरी, फिर यूज किए हैं पेंटोग्राफ, फिर यूज किए हैं क्या, सर्किट ब्रेकर, है ना, पेंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर एंड देन कैटनरी, फिर हमारा ऑन लोड टैप चेंजर था, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। जो डायग्राम में था वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अलग कुछ भी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है आपका कौन सा, रेक्टिफायर, उसके बाद ट्रैक्शन मोटर, और लास्ट बट नॉट लिस्ट फिल्टरिंग सर्किट। हर एक कंपोनेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ अलॉन्ग विद दैट नेम, फिगर के साथ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका एसी सप्लाई, मैंने कैटनरी, पेंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर, टैप चेंजर ट्रांसफार्मर दोनों साथ रहेगा, अलग से नहीं यूज कर रहे, रेक्टिफायर, फिल्टरिंग सर्किट, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रैक्शन मोटर होगा। क्लियर है। अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, आप एग्जाम में डायग्राम ये बना लीजिएगा। अब इसके बारे में आप देख लीजिए। चलिए मैं एक बार आपको ये भी दिखा देने का प्रयास करता हूँ। देखो जो मैं बोल रहा था उसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या, पेंटोग्राफ, ये होगा, अलग शेप है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं बताऊंगा डिफरेंट। इसको डायमंड टाइप पेंटोग्राफ हम लोग बोलते हैं, या डायमंड शेप पेंटोग्राफ आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये अलग है, इसके डिजाइन भी अलग होते हैं, बताएंगे कि ऐसा क्यों बनाया गया था, पहले यूज होता था अभी नहीं यूज होता है ना। कहीं कहीं यूज होता होगा, आइडिया नहीं है इसका, लेकिन करंटली हम लोग इंडिया में तो ऐसा नहीं देख रहे हैं अभी, और लेटेस्ट में हम लोग फैमिली टाइप पेंटोग्राफी यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में बताएंगे कंस्ट्रक्शन बाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला, ये हमारा एक असेंबली हुआ, ठीक है ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसी के मदद से आप देखिए यहाँ पे आपका 2 वायर ऐसे गया हुआ है, ये हमारा ऑक्सिलरी कैटनरी कह सकते हैं, और ये हमारा मेन कॉन्टैक्ट वायर कह सकते हैं, या ट्रॉली वायर भी आप कह सकते हैं। इस दोनों में सप्लाई होता है, और इसी के मदद से आप देखिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई लिया जा रहा है। और यहाँ पे देखो कंप्लीट पोर्शन, यहाँ पे आपको अगर विजुअल है देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे वे पूरा का पूरा पेंटोग्राफ का ही पार्ट है, अलग अलग इंसुलेटर वगैरह प्लेस्ड किया जाता है रूफ पे, है ना, पेंटोग्राफ का ही पार्ट है। यहाँ से आपका सप्लाई इन करेगा, इंटरनली हमें कुछ विजुअल नहीं है। और अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रैक है जहां से कि रिटर्निंग सर्किट कह लीजिए, या रिटर्निंग करंट जो है फ्लो करता है वापस सबस्टेशन में, और यहाँ पे बाकी बीच वाला पार्ट है, आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। होप सो आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, नहीं? देखिए उसी का एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्किंग के लिए हमने बताया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा कुछ पेंटोग्राफ का शेप बना हुआ है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पेंटोग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके पूरा इधर भी पेंटोग्राफ है। आप देखे ही होंगे आगे भी पेंटोग्राफ रहता है, पीछे भी रहता है, लेकिन एट ए टाइम एक समय पे एक ही पेंटोग्राफ वर्क कर रहा होता है, ना कि दोनों। हम लोग जनरली मतलब बैकअप के तौर पे कह सकते हैं कि यूज करते हैं कि अगर एक पेंटोग्राफ खराब हो जाए तो हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकें, है ना। बताएंगे आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा कि सर पेंटोग्राफ का कंस्ट्रक्शन बताइए, ये बताइए, वो बताइए, विल डिस्कस लेटर, है ना। आगे के चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, इसलिए मैं इसको बस नाम आपको बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ये रेक्टिफायर भी लगा हुआ है, सप्लाई आएगा यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डीसी लिंक है,
है ना। ये डीसी लिंक है, डीसी जो रेक्टिफायर के बाद जो डीसी आएगा उसको केबल के थ्रू लिंक करने का मतलब केबल के थ्रू हम उसको कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा 3 फेज यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हम 3 फेज का इस्तेमाल किए हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा होगा यहाँ पे, उसमें हमारा आता है कांडू सिस्टम, उसको बोलते हैं कांडू सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं 3 फेज के लिए। तो ये हो गया। इधर आपका देखिए इन्वर्टर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो हर चीज़ का आप इस्तेमाल यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ कूलिंग फैन भी लगा हुआ है, ठीक ना, कूल करने के लिए जो मोटर वगैरह पे अप्लाई किया जाता है उसके लिए, ठीक। चलिए एक देखिए ये भी है आपका सेम, आप इस तरह से भी देखेंगे, इसमें भी आपको वही मिलने वाला है सेम। पेंटोग्राफ है, सर्किट ब्रेकर है, रेक्टिफायर है, फिर डीसी लिंक है ना। एक्सिलरी इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा लाइटिंग पर्पस के लिए, या फिर जो हैवी लोड होगा, मतलब एसी जहाँ पे चलाया जाना होगा, या फिर आप कह लीजिए पेंट्री कार में अगर रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करना रहा होगा तो उन सब के जगह पे हम लोग इन्वर्ट करके वहाँ पे एसी भेज सकते हैं, है ना। फिर ऑक्सिलरी रेक्टिफायर है, सेफ्टी पर्पस के लिए कह लीजिए, सॉरी बैकअप पर्पस के लिए। फिर यहाँ पे 3 फेज एसी मोटर हमने यूज किया है, बताए थे आपको। ट्रैक्शन मोटर में आप 3 फेज एसी मोटर भी यूज कर सकते हैं, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर भी यूज कर सकते हैं, या डीसी सीरीज मोटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है ऑलरेडी यहाँ पे। मोटर ब्लोअर है, मोटर ब्लोअर का काम क्या होता है, फोर्सली एयर को अप्लाई करना ताकि जो मोटर होगा हमारा 3 फेज मोटर उसमें हमारा कूलिंग रहे, मतलब टेम्परेचर उसका अधिक इंक्रीज नहीं करे, राइट। बैटरी है, एक्सिलरी पर्पस के लिए लगाया जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ पे फिर देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर अलग भी लगा हुआ है सी मोटर, फिर एक्सल ब्रश है यहाँ पे लगा हुआ, मेन ट्रांसफार्मर है। तो इस तरह से हमारा जो है अलग अलग कंपोनेंट लगा हुआ होता है। सो आते हैं हम लोग अपने थ्योरी पे कि हमारा पहला क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है, कैटनरी लिखना है कि कैटनरी क्या होता है, ठीक है। ये कॉपर का बना होता है कह लीजिए, या कैडमियम कॉपर का या हार्ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक, जिसमें सप्लाई रहता है और वहाँ से हम पेंटोग्राफ की मदद से सप्लाई को रिसीव करते हैं, सबस्टेशन के द्वारा वहाँ पे सप्लाई आता है। सो जस्ट राइट डाउन, दिस इज एन ओवरहेड वायर ऑफ अ स्पेशल क्रॉस सेक्शन व्हिच इज मेड अप ऑफ अ कैडमियम कॉपर। किस चीज़ का बना होता है, तो कैडमियम कॉपर का बना होता है, एंड हार्ड ड्रॉन कॉपर या फिर हार्ड ड्रॉन कॉपर का रहता है, ठीक है। कॉपर का ही है, उसको प्रोसेस से आपका बनाया जाता है अलग से, एंड इज ग्रुप्ड, ठीक है। और यह क्या होता है, ग्रूव किया हुआ रहता है। देखो आपने देखा होगा एक लोटा देखा होगा, ठीक है, देखा होगा पता नहीं, ये ऐसा करके कुछ लोटा टाइप से बना होता है, नहीं बन पा रहा है क्या, वो कुछ लोटा टाइप से ही आपका ये बना हुआ रहता है, ये कुछ इस शेप में आपका बना हुआ रहेगा, ठीक है। और जो कंडक्टर होता है ना, ये वाला जो मैं बता रहा था आपको, ये एक कॉन्टैक्ट वायर हुआ और ये कुछ ऑक्सिलरी वायर है, ये वाला जो है ना कुछ इस शेप में बनाया रहता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और ऊपर से इसको जकड़ा हुआ, इसको पकड़ के रखता है कौन, ड्रॉपर, ठीक है ना। और यहाँ से आपका कॉन्टैक्ट वायर ऐसे करके पेंटोग्राफ जो है इसमें टच करेगा, ठीक। अब बताएंगे आगे, परेशान नहीं होना है। द कैटनरी इज सप्लाइड ऑफ 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एसी सप्लाई, हाई वोल्टेज इज टैप्ड फ्रॉम कैटनरी बाय पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ की मदद से हम हाई वोल्टेज को क्या करते हैं, टैप करते हैं, ठीक है ना यहाँ तक। अगला है आपका पेंटोग्राफ, दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द करंट, 2000 से लेकर के 3000 एम्पियर तक कलेक्ट करता है फ्रॉम द कैटनरी, ठीक है। पेंटोग्राफ क्या हो गया, एक प्रकार का डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट को कलेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। चलो आगे देखते हैं, पेंटोग्राफ कहाँ पे माउंट किया जाता है, तो रूफ, जो कि इंजन होता है उसके रूफ पे माउंट किया जाता है। सो पेंटोग्राफ इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ रूफ ऑफ द व्हीकल एंड कैरीड ए स्लाइडिंग शू फॉर कॉन्टैक्ट विद द ओवरहेड वायर, है ना। पेंटोग्राफ जो है कहाँ पे माउंट किया जाता है, तो टॉप, इंजन जो होता है उसके छत पे, एक तरह से कह लीजिए उसके ऊपर पे माउंट किया रहता है, और उसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसे करके ये स्लाइड करेगा, उसके ऊपर कार्बन वगैरह लगा रहता है फ्रिक्शन से बचाने के लिए। विशेष में चर्चा करेंगे आगे, अभी अगर उसमें जाते हैं तो फिर पूरा पेंटोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगले यूनिट में पढ़ना है आपको डिटेल से, मैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, बट अभी ध्यान रखिए कि इसके साथ इसका काम क्या है। तो ओवरहेड वायर से क्या करता है, ये सप्लाई को रिसीव करता है। द पेंटोग्राफ इज रेज्ड और लोअर एज एंड when required from the driver cabin by air pressure। यहाँ पे भी हमको एयर प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है ना, एयर रहता है और उसी एयर प्रेशर के मदद से हम पेंटोग्राफ को या तो ऊपर कर सकते हैं या फिर उसको डाउन कर सकते हैं, है ना।
ऊपर कर सकते हैं या फिर डाउन कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं या फिर उसको नीचे गिरा सकते हैं जब जरूरत होगा। अच्छा, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? तो जो केबिन बना होता है, जो लोको पायलट होता है या फिर असिस्टेंट लोको पायलट होता है, वह इसको कंट्रोल करता है। तो जब कभी जरूरत होता है तो वह उसको राइज करता है और फिर अपने अकॉर्डिंग फिर उसको लोअर भी करता है। ठीक है, ये ड्राइवर को पता रहता है कि कब उसको उठाना है और कब उसको गिराना है। ठीक, चलिए अगला है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर हमारा बताए थे आपको क्या, दो मेनली एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर और फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट ब्रेकर जो होता है डिवाइस को या जो भी एक्सटर्नल कंपोनेंट या उसके अलावा जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसको बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए सर्किट ब्रेकर है एयर सर्किट ब्रेकर या फिर वैक्यूम सर्किट। द मेन फंक्शन ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज टू डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम द लाइन साइड एंड side in case of some fault occurs in the electrical equipment on the locomotive। अब मान लीजिए कि जिधर हमारा कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ठीक, जो मतलब सर्किट ब्रेकर है जहां पे लगा हुआ है, तो उसका काम क्या है, जैसे ही वह फॉल्ट को सेंस करता है या उसके आसपास फॉल्ट आता है, वह क्या करेगा, पूरे के पूरे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो वही काम है यहाँ पे, क्या डिस्कनेक्ट करेगा, तभी तो सेफ रहेगा। और सोचो फॉल्टिंग कंडीशन के दौरान भी उसमें करंट फ्लो कर रहा है या वोल्टेज जा रहा है, तब तो वह डिवाइस डैमेज होना ही होना है। तो क्या करता है वो सर्किट ब्रेकर, पूरे सर्किट को ही डिस्कनेक्ट कर देता है। डिस्कनेक्ट करने के कारण क्या होता है, जो भी कंपोनेंट उससे कनेक्टेड रहते हैं वह बच जाता है, फूकने से बच जाता है। ठीक है, माने जलने से, ठीक ना, फ्रॉम द लाइन साइड इन केस ऑफ द सम फॉल्ट अकर इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन द इंजन। क्लियर है यहाँ तक? इंजन के साइड जो भी रहेगा उसको बचा देगा। अगला है आपका ऑन लोड टैप चेंजर। ऑलरेडी मैंने बताया कि ऑन लोड टैप चेंजर क्या है, यह मतलब लोड कनेक्ट रहने के दौरान ही आप इसमें चेंजेस ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको लोड को ऑफ करना पड़ेगा, राइट। ठीक, सो इट इज यूज्ड फॉर वेरिंग द आउटपुट वोल्टेज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर। बताए थे, अब वोल्टेज कंट्रोल करोगे तो स्पीड भी जो होगा मोटर का वह भी कंट्रोल होगा। ठीक है ना। They are capable of changing tap rapidly without interrupting the flow of current। कहने का मतलब है जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस टाइम में भी अगर आप चाहें तो करंट के मतलब टैप को चेंज कर सकते हैं, चाहे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में आप लोग ऑन लोड टैप चेंजर या फिर ऑफ लोड टैप चेंजर के बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। तो ऑन लोड टैप चेंजर में आप लोग रिमोट के मदद से चेंज करते थे। ऑन लोड होने के दौरान भी, मतलब लोड दिया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, तब भी आप कह सकते हैं कि जो टैप को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। जब ऑफ लोड टैप चेंजर की बात करते हैं, जो कि नॉर्मली ट्रांसफार्मर वगैरह में आप देखते भी होंगे, अपने गांव वगैरह में देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर लगा होगा, अगर उसमें टैप चेंजर लगा है तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि उसमें अगर चेंज करना होगा तो लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है या ऑफ कर दिया जाता है, फिर चेंज किया जाता है, फिर लोड को दिया जाता है। तो उसको हम लोग ऑफ लोड में रखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग रिमोट के मदद से या फिर और भी इंटरनल जो भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होगा उसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। अगला है आपका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा यूज होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जो कि वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा, है ना, बस इतना ही काम है इसका। A step down transformer is installed in the locomotive for stepping down the voltage according to the requirement of a traction motor। जैसा वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा ट्रैक्शन मोटर को, उस हिसाब से वोल्टेज को क्या करेगा, वह डाउन करेगा। 25 किलो वोल्ट वोल्टेज रिसीव करते हैं आप कंडक्टर से, वहां से वोल्टेज ट्रांसफार्मर के आने के बाद हमारा क्या होता है, डाउन हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट होगा वोल्टेज को, वो उस रिक्वायर्ड वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और फिर हम रेक्टिफायर में भेजते हैं, जहां पे कि क्या होता है, वह एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगला है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बता चुके हैं ऑलरेडी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, कब, जब हमारा मोटर डीसी मोटर होगा तब, है ना, जब मोटर हमारा डीसी मोटर होगा तब हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं रहता है डीसी मोटर, आप सिंगल फेज एसी कर रहे हो, तब फिर रेक्टिफाई के बाद आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा और उस इन्वर्टर के मदद से आप फिर से सिंगल फेज एसी ऑब्टेन करेंगे। वह भी रिक्वायर्ड वोल्टेज एसी का ही भले क्यों ना हो, जितना हमारे मोटर को ज़रूरत होगा या जितना ट्रैक्शन मोटर का ज़रूरत होगा, उस वोल्टेज को ऑब्टेन करेंगे एंड देन हम फिर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस पर, है ना। तो यहाँ पे हो गया रेक्टिफायर। रोटरी कन्वर्टर या फिर मर्करी आर्क कन्वर्टर या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर ETC आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC पावर इनटू DC पावर। मैंने बता चुका है ऑलरेडी, मैंने बताया है
कि रोटरी आर्क कन्वर्टर रोटरी कन्वर्टर कह लीजिए, या फिर आप मर्करी आर्क कन्वर्टर कह लीजिए, या पावर इलेक्ट्रॉनिक, सब हमारा रेक्टिफायर है ना, सब हमारा क्या है, रेक्टिफायर है, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अलग अलग प्रकार के हैं, ये सब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके होंगे, है ना, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद फिर क्या करता है, वह डीसी सप्लाई को हम फिल्टरिंग सर्किट या स्मूथिंग चौक पे अप्लाई करते हैं, जहां पे कि हमको स्मूथ डीसी ऑब्टेन्ड होता है। सो अगला देख लीजिए, फिल्टरिंग सर्किट। सो एनी रिपल फाउंड इन, पल्स बोल रहे थे या रिपल बोल लीजिए, ठीक है ना, any ripple found on the output side of the rectifier are eliminated by filtering circuit after the rectifier। रेक्टिफायर के बाद हम लोग फिल्टरिंग सर्किट लगाते हैं, ऐसा आपने डायग्राम में भी देखा होगा, जो कि जो भी रिपल होगा उसमें या जो भी पल्स होगा उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि उसको इलिमिनेट कर दें, ठीक है ना। एलिमिनेट करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, ट्रैक्शन मोटर पे भेजेंगे या ट्रैक्शन मोटर पे फीड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका ट्रैक्शन मोटर। देखिए ट्रैक्शन मोटर हो गया, है ना। ट्रैक्शन मोटर का काम क्या है, ट्रैक्शन मोटर है तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब रोटेशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर यहाँ तक? हाँ। अभी देखिए कि जब हम ट्रैक्शन मोटर की बात करें तो उसका आउटपुट जो होगा, ट्रैक्शन मोटर का जो आउटपुट होगा वह कहाँ किससे कनेक्ट होगा, तो व्हील से कनेक्ट होगा, गियर के मदद से। बीच में आपका गियर रहेगा, है ना, गियर के मदद से आपका कनेक्ट किया, जैसा कि मैंने शायद बताया है आपको डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में, डायग्राम भी बताया होगा मैंने, आप एक बार देख लीजिएगा लेक्चर रिवाइज करके, शायद आपको मिल जाएगा। इसमें कि एक मोटर होगा और मोटर के बीच में हमने दिखाया कि एक गियर लगा होता है, और गियर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, व्हील को कनेक्ट कर देते हैं, और वह मोटर भी एक्सल पे ही प्लेस्ड किया हुआ रहता है, ठीक है ना। चल तो वही चीज है, इन नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर आर इंस्टॉल। हाँ भैया ये भी एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही मोटर रखते हैं, बहुत सारा मोटर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक। तो number of motor are installed according to the power of a locomotive. The DC voltage is supplied to the motor, resulting rotation of a wheel is obtained. DC ही obtain कर रहे हो, अगर आप DC सीरीज मोटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप क्या अप्लाई करिएगा, DC वोल्टेज ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप AC मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे फिर आपको AC अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर ना। उसमें भी आप अगर 3 फेज मोटर यूज करेंगे तो आपको 3 फेज एसी सप्लाई यूज करना होगा टिल 3600 वोल्ट तक, मैंने बताया था 3.6 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है। और फिर अगर सिंगल फेज एसी वोल्ट, अगर सिंगल फेज सप्लाई यूज करते हैं तो वहां पे आपको फिर सिंगल फेज एसी वोल्ट आपको ऑब्टेन करके फिर उस पर अप्लाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। लेकिन यहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं, तो डीसी सीरीज मोटर में हमें डीसी सोर्स की आवश्यकता है, तो वह डीसी सप्लाई हम मोटर पे ऑब्टेन करते हैं, मतलब उसको भेजते हैं, ठीक है। और उसके वजह से जो भी होगा हमारा रोटेशन आने के कारण या आउटपुट आने के कारण जो व्हील में होगा वो व्हील में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। होप सो यहाँ तक पता चला। चलिए एक है, इसको मैं लिख देता हूँ, छोटा सा है, इसको देख लीजिएगा आप। उसी चीज को मैं रिवाइज कर रहा हूँ एज ए वर्किंग कह के, है ना। देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम द एसी इज कंट्रोल फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर बाय मींस ऑफ अ पेंटेग्राफ माउंटेड ऑन अ लोकोमोटिव। आपसे यही बोला था मैंने कि जो ऊपर का हमारा ओवरहेड कंडक्टर रहता है जिसमें कि आपका सप्लाई दिया जाता है, उस सप्लाई को आप रिसीव करते हैं, है ना। उस सप्लाई को रिसीव करते हैं किसके द्वारा, तो पेंटोग्राफ के द्वारा। और वह पेंटोग्राफ कहाँ पे माउंट किया रहता है, तो इंजन के रूफ पे, है ना। ध्यान दीजिएगा, इंजन के ऊपर रूफ पे ही दोनों साइड माउंट किया रहता है, एक आगे और एक पीछे, दोनों कह लीजिए, ठीक है। अब दोनों मतलब एक तरह से कहिए कि बैकअप के लिए रखते हैं। एक टाइम पे आपका एक ही पेंटोग्राफ हाई रहता है, मतलब कंडक्टर में कई कंडक्टर जो रहता है हाँ कंडक्टर में टच किया हुआ रहता है ना। मान लीजिए किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो फिर आप दूसरा पेंटोग्राफ उस पर मतलब राइज करके उस पर टच कराते हो, पहले वाले को डाउन कर लेते हो, राइट। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। This pantograph collects the current and fed to the transformer where voltage is stepped down and varied by a tap changer to obtain variable speed of a motor। यहाँ पे भी क्लियर है, जो आप एसी सप्लाई आपने रिसीव किया है पेंटोग्राफ के द्वारा, वह एसी सप्लाई को आप कहाँ भेजते हो, ट्रांसफार्मर के पास भेजते हो। उस ट्रांसफार्मर पे भेजने के बाद क्या होता है, तो वह वोल्टेज डाउन होता है, इट मीन्स कि वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, अर्थात हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे आपका टैप चेंजर लगा होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड वोल्टेज कह लीजिए, रिक्वायर्ड वोल्टेज के अनुसार वहाँ पे हम वोल्टेज को ऑब्टेन करते हैं, और उसी वोल्टेज को हम क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करके हम आगे ट्रैक्शन मोटर पे भेजते हैं, ठीक है ना।
तो जब ट्रैक्शन मोटर पे भेजते हैं तो उस वोल्टेज के हिसाब से आप जो है ट्रैक्शन मोटर के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको वेरी कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, है ना। अगला है द एसी वोल्टेज इज गिवन टू द रेक्टिफायर वेयर एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी व्हिच इज अप्लाइड टू द मोटर। अब जो एसी ऑब्टेंड होता है वो हम क्या करते हैं रेक्टिफायर पे देते हैं, रेक्टिफायर के बाद फिल्टरिंग सर्किट पे देते हैं, तो फिल्टर्ड डीसी जो हमको ऑब्टेंड होता है उसके बाद कह लीजिए कि हम उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो डीसी मोटर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, डीसी मोटर पे अप्लाई करते हैं। और जब डीसी मोटर पे अप्लाई करते हैं तो रोटेशन स्टार्ट हो जाता है डीसी मोटर का, और उस रोटेशन के वजह से आप कह सकते हैं कि व्हील में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब एक बार व्हील में मूवमेंट होना स्टार्ट किया या व्हील में रोटेशन स्टार्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा इंजन क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात। तो ये था आपका कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, डायरेक्टली आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है या इलेक्ट्रिक इंजन जो है वह वर्क करता है, उसके अंदर क्या होता है, वह कैसे करंट को कलेक्ट करता है और फिर कैसे सप्लाई को मोटर तक भेजता है और किस प्रकार से पूरे के पूरे इंजन में मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्लियर है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेज के बारे में भी, इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी, और भी जो आपका इंजन है जस्ट लाइक बैटरी ड्राइव हो गया या ट्राम बेस हो गया या फिर आप कह लीजिए ट्रॉली बस हो गया, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज हो या फिर कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मर्यादित कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।